स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे डीएलएड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर को ध्यान में रख के क्लासेस चल रही है। और जो मॉर्निंग में हम लोग की क्लास होती है वह प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र की होती है। सन 2023 का हम लोगों ने कर लिया, 22 का प्रीवियस ईयर कर लिया और सन 2021 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, कोविड की वजह से प्रमोट कर दिया गया था, तो उसका कोई भी पेपर नहीं है। हम लोग सन 2020 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को कर रहे हैं। प्रथम अ, जो पेपर था हम लोगों का प्रारंभिक शिक्षा वर्तमान भारतीय समाज, हम लोगों ने उसको कर लिया है। और अब हम लोग कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ लिया कर लिया तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोगों का बैक नहीं लगेगा, आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। मैं मॉर्निंग में, आप सभी जानते हैं कि पीवाईक्यू कराती हूँ, शाम में हम लोग का क्या होता है, जो पीवाईक्यू रहता है उसको मैं कंप्लीट वन वीडियो में कराने की कोशिश करती हूँ। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सारे कर लिए हैं, अब हम लोग अति लघु प्रश्नों को कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इंग्लिश का पढ़ा था, इंग्लिश के कुछ ही क्वेश्चन हो पाए थे, कुछ बचे हुए हैं जो मैं आज कराऊंगी शाम को, उसको आप लोग करिए। क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ है, बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, पेपर आउट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लिया, बहुत ही अच्छा नंबर आप लेके आएंगे, बैक लगने की कोई चांस नहीं रहेगी आप लोगों की। और स्टार्ट करती हूँ मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। साथ में मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। अगर पूर्णांक की बात करें तो इसमें 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 15 नंबर वेरी शॉर्ट के रहेंगे, साथ में 20 नंबर के आपके लॉन्ग रहेंगे। ये जो लॉन्ग रहेगा ये 10 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। इसमें 15 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, ये भी 15 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। मतलब ओवरऑल आपके जो पूर्णांक रहेंगे वो 50 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपको 25 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप 25 नंबर से कम लेके आए तो आपका बैक लग जाएगा। तो आपका बैक ना लगे इसलिए सिर्फ आप अगर पीवाईक्यू को ही पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। साथ में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लीजिए कि आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 29(1) है। क्या है? अनुच्छेद 29(1). हाँ, साथ में मैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, प्लीज़ उसको कॉपी में नोट डाउन करिए, एक पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगी आप उसको नोट डाउन करके रखिए। गारंटी है कि वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ज़रूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप जितना स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं 3 को बार बार पूछा जा रहा है। कभी कुछ पूछ लिया जाएगा तो कभी कुछ, बट ये क्वेश्चन आएगा जरूर। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा में मौलिक अधिकार को किस संविधान में रखा है? मौलिक अधिकार को किस संविधान में रखा गया है? 86वें संविधान। किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 29(a) के में आता है। यह अनुच्छेद 21, हाँ 29(a) में आता है। किस में आता है? 29(a) में शामिल किया गया है। ये भी पूछता है कि किस एक्ट के अंतर्गत आया, तो ये सन 2009 के एक्ट में आया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात की गई थी। एक क्वेश्चन क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन। मतलब 3 क्वेश्चन पूछ लिया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन किया, तो 86वें। किस अनुच्छेद में बात किया गया? 29(a) में। किस एक्ट में आया? तो सन 2009 के एक्ट के तहत। इस 3 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा इससे, आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है सर्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप इस पर फोकस करिए। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है कि प्रयागराज में है। वहाँ पे उच्च शिक्षा संस्थान के बारे में बात की गई है। ये आप हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता रहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 कब लागू किया गया था? तो ये लागू जो किया गया था 1 अप्रैल सन 2010 को। 1 अप्रैल सन 2010 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। 1 अप्रैल सन 2010 को लागू
किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्न आयोगों के सही क्रम बताना है। तो सबसे पहला अगर बात करें तो कौन आए, तो जो सबसे पहले आए थे वो अगर बात करें तो वो डिस्पैच आए, उसके बाद हंटर आयोग, राधा कृष्ण आयोग, फिर कोठारी आयोग। अब आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू किया गया। दूसरा इसका पूछता है कि मिड डे मील योजना लागू करने का उद्देश्य पूछता है। आप उद्देश्य याद रखिए कि क्यों इसको लागू कब किया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसको लागू करने का क्या उद्देश्य था। तो यह कब लागू किया गया, 1 सितंबर सन 2004 को। दूसरा अगर इसका उद्देश्य पूछेगा तो नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए मिड डे मील योजना लागू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कस्तूरबा गांधी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा जरूर। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया, तो यह सन 2004 में लागू किया गया था। इसको लागू करने का, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना मतलब करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए, मतलब सभी वर्ग, कोई जात धर्म का भेदभाव नहीं, सभी धर्म की बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, साथ में आवास की सुविधा के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय का योजना किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है, तो वह शिक्षा संबंधी सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षिक आयोग, अध्यापक शिक्षा हेतु संस्था है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा के आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था क्या है, एनसीटी है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको भी आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये रिपीट है होता है, कई बार पूछा गया है। ये कहाँ से लिया गया है, सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है, तो स्कूल छात्रों के बोझ को कम करने के लिए है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना रिपीट होता है कि मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। या तो छनाई पूछेगा या पूछेगा निस्पंदन का सिद्धांत। किसका, निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया, तो निस्पंदन का सिद्धांत पूछे या छनाई का पूछे, किसने दिया, लॉर्ड मैकाले ने दिया। ये किस शिक्षा की बात करते हैं, तो ये उच्चतर शिक्षा की, उच्च शिक्षा की बात करते हैं। किस शिक्षा की, उच्च शिक्षा की। और ये किस सरकार के बारे में बात करते हैं, तो ये ब्रिटिश सरकार के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय की स्थापना की संस्कृति किसने की थी। अगर नवोदय विद्यालय की बात करें तो नई शिक्षा नीति के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें में से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा या तो अपव्यय या पूछता है क्या, अवरोध। ये आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा तो ये आपसे अति लघु में पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। जब कोई बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना, मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, आप खुद को ही मान लीजिए कि सपोज दैट कि आप 6 क्लास में हैं। जब प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो आप 6 क्लास में नहीं हो सकते हैं। आप मान लीजिए कि आप 3rd क्लास में हैं और आप 3rd क्लास में हैं। आप क्या किया कि आपने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया, मतलब आपने सारे एग्ज़ाम नहीं दिया, आपने 3rd क्लास को पास नहीं किया, 4th क्लास में नहीं गए और आपने इसी बीच में आपने क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया। आपने जब बीच में ही छोड़ दिया तो ये आपका क्या हो गया, अपव्यय हो गया। इससे आपकी क्या हुई, हानि ही तो हुई। क्या हुई, हानि हुई ना, क्षति हुई। किसकी, आपकी खुद की हुई कि आप आगे पढ़ नहीं पाए और आपने किसी भी कारणवश विद्यालय छोड़ दिया बीच में। नेक्स्ट क्या पूछता है कि अवरोध क्या है। अवरोध की बात करें तो अवरोध वो है कि आप अगर तीसरी कक्षा में हैं तो आप तीसरी से चौथी कक्षा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप बार बार तीसरी में ही रह जा रहे हैं, आप तीसरी क्लास को 2 से 3 बार पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, अवरोध हुआ कि आपका मानसिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप चीज़ों को सही से नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस कारण आप अपनी दूसरी कक्षा में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये आपके रोकने का कार्य कर रहा है, अवरोध कर रहा है आपको 4th क्लास में पहुंचने के लिए। तो अवरोध क्या है कि आपको 4th क्लास में पहुंचने नहीं दे रहा है। अपव्यय क्या है कि आप
फोर्थ क्लास में पहुंचना नहीं चाह रहे हैं, बीच में ही क्लास को क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। ये हो गए आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्या, अति लघु। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप ये जानिए, बस बहुत कुछ ना जानिए, कि इसमें भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस में किया गया? तो अनुच्छेद 51 का में किया गया। इसमें क्या गया कि भारत के सभी को समान सामान्य भावना से देखा जाए और उनकी मतलब सारी जरूरतों को पूरा किया जाए, एक समान प्रभुत्व का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड। उड आ गए। उड, ये भी आप स्टार लगा लीजिए या जिस कॉपी में आप नोट डाउन कर रहे हैं लिख लीजिए कि उड का घोषणा पत्र, उड का घोषणा पत्र कब आया? यही पूछता है कि कब आया, तो आप क्या लिखेंगे? 1854 होना चाहिए, इसमें 1954 है। एक बार इसको आप जरूर देखिएगा, या मैं आपको देख के खुद ही बताऊंगी कि उड का जो घोषणा पत्र है ये 1954 है या 1854 है। मुझे तो 1954 नहीं लग रहा है, 18, एक सेकेंड। ये जो उड का घोषणा पत्र है आप इसको सही कर लीजिए, ये 1954 में नहीं आया था, ये 1854 में आया था, यही कन्फर्म है। क्योंकि जो उड का घोषणा पत्र पूछता है कि किस वर्ष आया, तो आप इसको तैयार रखिएगा। उड का जो घोषणा पत्र है ये 1854 में ही आया था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें गलत लिखा हुआ है। तो ये पूछता है कि कब आया, तो ये 1954 में आया। कि शिक्षा संबंधित क्या थी, तो उड का जो घोषणा पत्र था ये 1854 में आया। इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना का कार्टा। पूछता है कि मैग्ना का कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये उड के घोषणा पत्र को, उड का जो घोषणा पत्र था इसे मैग्ना का कार्टा कहा जाता है। हंटर आयोग के 2 कार्य, प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना, द्वितीयक शिक्षा स्तर की समीक्षा करना। ये हंटर आयोग के 2 कार्य हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा के कौन से अभिकरण हैं? समस्त जीवन काल के दौरान मनुष्य कई संस्थाओं के संपर्क में आते हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक अनुभव की प्राप्ति करते हैं। इन संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। शिक्षा के इन अभिकरण में परिवार, विद्यालय, समुदाय, राज्य, मीडिया आदि वर्गीकृत किया जाता है। ये क्या हो गया? अभिकरण। आप इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। शैक्षिक उन्नयन ब्लॉक, अगर हम बात करें शैक्षिक उन्नयन ब्लॉक केंद्र की क्या भूमिका है, तो ये इनकी यही मतलब क्या है कि भूमिका है कि या जो प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो, इन दोनों के निःशुल्क जो पुस्तकें हैं इनको देना, मतलब संबंधित जो कार्य हैं उनको मतलब क्या है कि पुस्तकें देना, ड्रेस देना, जो विद्यालय को वितरित करने का कार्य है वो शैक्षिक उन्नयन ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उनकी मतलब भूमिका है कि जो बच्चों के ज़रूरत की चीज़ें हैं विद्यार्थियों की, वो उनको मुहैया कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा की क्या सुधार किए? तो उन्होंने भारतीय भाषाओं को मुख्य स्थान दिया, इन्होंने मतलब एक योग्य शिक्षक के बारे में बात की, इन्होंने पाठ्यक्रम में सुधार किया, इन्होंने शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षण इनके बारे में भी जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कौन से लक्ष्य निर्धारित किए? इसमें मौजूदा निजी नीति ढांचे में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, है ना। जिस लक्ष्य में देख लीजिएगा आप इसको पुश करके, इसमें नारी समानता संबंधी योजनाओं को प्रस्तुत किया, इसमें पिछड़े वर्ग के शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा, विकलांगों के शिक्षा के बारे में प्रयास किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपसे पूछेगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। मतलब ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आपसे किसी न किसी ईयर पूछेगा जरूर कि ये कब आया, है ना, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करके रखिए, क्योंकि ये है जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी पूछता है आप लोगों से कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ किया गया था। तो अगर इसके आरंभ करने की बात करें तो यह 1985 में आरंभ किया गया। इसमें
सन 1987, मतलब हर जगह कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर मेरे ख्याल से तो ये 1985 है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पवन श्री से पढ़ाया था, उसमें 1985 दिया गया था। तो आप देख लीजिए, क्योंकि सीरीज में बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती है, बाद में आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि मैम आपने गलत बताया। अब भाई जब 2 से 3 चीज़ों में गलत चीज़ें रहेंगी तो कहाँ से, उसको एक बार आप भी अच्छे से देख लीजिएगा कि 1985 है या 87 है। साथ में ऊँट का घोषणा पत्र, मैंने पवन राजन हर जगह देखा है, वहाँ पे हर जगह 1854 ही है। आप इन दोनों को एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना या भारत सरकार द्वारा 1900, अगर हम बात करें, मैं जहाँ तक जानती हूँ तो ये कब शुरू किया गया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यह 1985 में स्टार्ट किया गया था। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। यह शिक्षा नीति संबंधित है। इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों का विकास करना, जिनसे बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल सके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य लक्ष्य शिक्षा के सपने को साकार करना तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को विद्यालय तक पहुंचाना था। शिक्षा की गुणवत्ता का सही सुधार करना, ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य बालकों बच्चों को स्कूल सीखने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान करना है। यह निपुण भारत मिशन का एक हिस्सा है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 पर आधारित है। इस कार्यक्रम में 12 सप्ताह की गतिविधियां शामिल है, जो बच्चों की औपचारिक शिक्षा को तैयार करने और उसकी भाषा साक्षरता, संख्या और वैज्ञानिक सोच कौशल विकसित करने के लिए निर्मित किया जाता है। मतलब स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है कि बच्चों के ही विकास के बारे में इसमें कार्य किया जाता है। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? बहुत लंबा चौड़ा आप मत लिखिए, बस यहीं तक ही लिख दीजिए कि सन 1976 में पहले शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार में थी। यह अनुभव किया गया कि शिक्षा का क्षेत्र जिस स्तर पर विकास और प्रसार किया जाना चाहिए वह नहीं हो पाया, अतः शिक्षा समवर्ती सूची में रखा जाए ताकि केंद्र भी इस संदर्भ में अपनी वंचित भूमिका निभा सके। बस इतना ही लिख दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? बस आप इतना लिख दीजिए, 4 अप्रैल सन 2022 से शुरू किया गया। आपको 100% 1 नंबर मिल जाएगा। नहीं आप लिखना चाहें तो उसको आप वीडियो पुश कर लीजिएगा, आप आराम से लिख लीजिएगा। स्कूल चलो अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 अप्रैल सन 2022 को शुरू किया गया। इसका लक्ष्य निम्न और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पूर्ण नामांकन का आश्वासन देना था। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, स्टार लगा दीजिए। ये आपसे ऑब्जेक्टिव या किसी न किसी तरह ये आपसे पूछेंगे ज़रूर कि यह योजना कब लागू की गई। तो यह योजना 7वीं पंचवंशीय योजना के तहत 14 अगस्त 1987 को शुरू हुई। खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं में से 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों की पहचान करें, उन्हें हटाने में सरकार अग्रणी भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन और दायरे में सरकार, जिला प्रशासन और नागरिक समाज प्रवर्तन एजेंसी, गैर सरकारी संगठन और शिक्षावादियों के सहयोगात्मक प्रयास द्वारा क्रियान्वित की जाती है। आप इसको देख लीजिएगा। एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा ही खुल गया, आगे पीछे हो गया है। पूरा PDF है ना, सन 2016 तक का।
एक सेकंड आप ऐसे रुके रहिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं। शैक्षिक उन्नयन कहाँ पे थे? हंटर का आयोग का कार्य हो गया था, लॉर्ड कर्जन भी हो गया था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के 2 लक्ष्य बताने थे, शायद यहीं पे थी, इसको पढ़ा चुकी थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी हो चुका है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम हो चुका था। शिक्षा संविधान समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य था, ये हो गया। स्कूल चलो अभियान। राष्ट्रीय बाल श्रम भी हो गया था। नेक्स्ट जो हम लोगों का था क्या था? सीटीई क्या था? सीटीई किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? तो सीटीटी माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न शैक्षिक तैयार करता है या उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को भी तैयार करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार पूछता है। मैंने आपको बताया कि मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। मध्य भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत या केंद्र आयोजित योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय योजना कार्यक्रम है। ये क्यों शुरू किया गया? छात्रों की नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। बिना बोझ के शिक्षा कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक और मानसिक। भौतिक मानसिक 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय, जो 2 नंबर में आपको लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं। अगर आप 5 से 6 लाइन लिख दिए तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आप एग्जिट उसका आंसर दीजिए। ज़्यादा कहानी लिखने के लिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कॉपी भरते हैं ABCD, लेकिन लास्ट में उनका नंबर बहुत कम आता है, क्योंकि वो कहानी ही लिखते हैं, ज़रूरत की बातें नहीं लिखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना 5 मई 1988 में की गई थी। 5 मई 1988 को की गई थी। यह मिशन भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कमी है। इसकी स्थापना के बाद देश में साक्षरता की गति में तेजी आ गई थी। आप इतना लिख दीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत और इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इतना लिखने के बाद आप उसके उद्देश्य 2 लिख दीजिए बस। सतत शिक्षा योजना का संपूर्ण सफलता के लिए साक्षरता कार्यक्रम, सामाजिक पेशागत विकास के लिए प्रोत्साहन, व्यावसायिक कौशल की खोज और मूल साक्षरता, अनवरत शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना। आप इन सब चीज़ों को लिख दीजिए और क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा के अधिकार अधिनियम सन 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम सन 2009 के क्रियान्वयन की अगर समस्या की बात करें तो भाषाई अध्ययन संबंधी मुद्दे और स्थानीय सरकारों की क्या है भूमिका है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा मैं देखूं तो भारत के ऐसे कार्यक्षेत्र खासकर पूर्व उत्तर में जिसमें ऐसी भाषा, मतलब इसमें भाषा की बात की गई थी कि आप मातृभाषा को भी उनके सीखने का अवसर प्रदान करें। इसमें स्थानीय भाषाओं, सीटों से संबंधित मुद्दा, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? वंचित से तात्पर्य है विहीन होना या रहित होना, समूह के तात्पर्य किसी वर्ग से, अर्थात ऐसा वर्ग या समूह उन लोगों से होता है जो समाज की मुख्य धारा से कटे रहते हैं, जिन्हें समाज जीवन की मूलभूत आवश्यकता से वंचित करके रखा जाता है। उनके अधिकारों का हनन शोषित वर्ग करता है, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, जिन्हें समाज की शोषित वर्ग के लोग अपने वर्चस्व स्थापित कर अलग अलग कर देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? वंचित वर्ग कहा जाता है। आप इसको देख लीजिए वीडियो पुश करके। विद्यालय प्रबंध में समिति पर संक्षिप्त मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगी, आप खुद ही लिख लीजिएगा। आरटीए यानी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम सन 2009 की विशेष बात यह है कि विद्यालय को अच्छे तरीके से चलाने के लिए स्कूल या विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, मुख्य रूप से माताओं व स्कूलों को शिक्षकों से मिलकर एक विद्यालय प्रबंध समिति की कमेटी
कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कमेटी विद्यालय के सभी मामलों में जिम्मेदारी होगा या बच्चे पढ़ें उन सभी अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी है। मतलब विद्यालय क्या करेगा कि एक कमेटी तैयार करेगा जिसमें माता पिता की भी राय लेगा और माता पिता से भी पूछेगा कि हाँ विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा कार्यक्रम है कैसी होनी चाहिए। इसमें माता पिता और शिक्षक दोनों से राय ली जाएगी। प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार किए गए, तो भारत में देख लीजिएगा आप, इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में कि भारत में 5 से 4 गांव के कोई विद्यालय नहीं, 5 विद्यालय में 5 से 4 गांव में कोई विद्यालय नहीं है, 4 से 3 बालकों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, अंग्रेजी को प्रमुख स्थान देकर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा। मतलब इसमें विद्यालय की बात की गई है कि विद्यालय होने चाहिए, मातृभाषा को फोकस करना चाहिए, उसको जोड़ के पढ़ाना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाना, ये सब क्या है इसके कारण थे। किसके? शिमला सम्मेलन जब हुआ था तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षक जिला में शिक्षा जिला प्रशिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका है, तो शिक्षक जिला में जिला शिक्षा की प्रशिक्षण संस्था क्या है। शिक्षा ऐसी नीति परिस्थितियों को बनाने की बात की गई जिसमें अध्यापकों का निर्माण सृजन की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। राज्य में नीचे कुछ प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जिनमें गतिविधियों में प्री सर्विस टीचर एजुकेशन तक सीमित है। इससे आगे बढ़कर सेवाकालीन शिक्षकों को सतत सक्षमीकरण एवं जिला के लिए लगातार अकादमिक स्पोर्ट डाइट तैयार किया जाए। कुछ है नहीं इसमें समझाने वाला, आप देख लीजिएगा वीडियो को पुश करके, नहीं होगा तो आप इन सब क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद लिख लीजिएगा। बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं? बाल अधिकार मौलिक स्वतंत्रता है जिनका प्रत्येक बच्चे को आनंद लेना चाहिए। इनमें जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और नुकसान की सुरक्षा का अधिकार शामिल है। ये अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। बाल अधिकारों का महत्व क्या है, समाज की भूमिका, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन का योगदान प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के 2 वर्ष, मतलब इन्होंने उनके बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की गई थी लॉर्ड कर्जन। स्वतंत्रता पश्चात किन्हीं 2 शिक्षा आयोग, राधा कृष्ण आयोग और एक कौन है, मुदलियर आयोग, आप इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। आप वीडियो को पुश करके इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा क्योंकि जहाँ पे कुछ समझाने लायक होगा वहीं पे समझाया जाएगा। जो एग्जिट लिखना है आप उसको वीडियो को पुश करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और चीज़ों को खुद से लिख के तैयार कीजिए जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा तैयार हों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा खुद भी पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होंगी। हम लोगों ने आज जिसको पढ़ लिया है सन 2020 के क्या थे, शिक्षा के नवीन प्रयास, पेपर हम लोग का हो गया है। जो हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साइंस का होगा ना। द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है हम लोग का, विज्ञान को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।